Assalamu alaikum students. Today I am going to explain about the topic circular flow of the national income यानी कौमी आमदनी का दायरवी बहाव। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कौमी आमदनी की पैमाइश के मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में एक्सप्लेन किया था। उम्मीद है आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कौमी आमदनी की पैमाइश जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 3 तरीक़ों से की जाती है, यानी आमदनियों के मजमूए के तरीके से, जिसे हम आमलीन पैदाइश, ज़मीन, मेहनत, तंजीम और सरमाए के मुआवज़ों की सूरत में देखते हैं। यानी अगर हम इन तमाम आमलीन पैदाइश को मुआवज़ों की सूरत में, लगान, उजरत, सूद और मुनाफे की सूरत में जो भी मुआवजे मिलते हैं, अगर हम इनको जमा कर लें तो हमारे पास कौमी आमदनी आ जाती है। दूसरे तरीके के तहत, जो कि पैदावार के मजमूए का तरीका है, उसके मुताबिक कौमी आमदनी से मुराद अशिया और खिदमात की कुल मिकदार को बाज़ारी कीमत के लिहाज से लिया जाता है और इसमें खिदमात सर अंजाम देने वाले इदारों के मुनाफाजात सालाना तौर पर जमा कर लिए जाते हैं और खिदमात सर अंजाम देने वाले जो अफराद होते हैं, मसलन डॉक्टर, जज साहिबान, असातिज़ा, वकील वगैरह, अगर उनकी सालाना तनख्वाहों को जमा कर लें तो हमारे पास कौमी आमदनी आ जाती है पैदावार के मजमूए के तहत। तीसरे नंबर पर कौमी आमदनी की पैमाइश के लिए स्टूडेंट्स जो तरीका इख्तियार किया जाता है वो है कुल खर्च का तरीका। यानी साल भर में हम अशिया और खिदमात की ख़रीदारी के सिलसिले में जो भी अखराजात करते हैं, अगर उन तमाम अखराजात को जमा कर लिया जाए तो हमारे पास कुल खर्च के तरीके से कौमी आमदनी की पैमाइश हो जाती है। स्टूडेंट्स, पहले 2 तरीक़ों के तहत कौमी आमदनी की पैमाइश ज़्यादा अहमियत की हामिल है, यानी पहले 2 तरीके जो हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। लेकिन कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त अगर हम मुनासिब एहतियातें, जिनका ज़िक्र मैंने 3rd लेक्चर में किया था, उनको मद्देनज़र रख लिया जाए तो आप किसी भी तरीके से कौमी आमदनी के बारे में अदाद शुमार इकट्ठे कर लें, वो आपस में बराबर होंगे। स्टूडेंट्स, हम कौमी आमदनी के दायरवी बहाव की वजाहत एक डायग्राम की मदद से भी कर सकते हैं। डायग्राम में जैसा कि आप लोगों को 2 तरह के शोबे नज़र आ रहे हैं, एक तरफ अवाम या अवामिल हैं और दूसरी तरफ कारोबारी इदारे या फर्म हैं। जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है, वो अशिया और खिदमात को ख़रीदती है और इस्तेमाल में लाती है। अवाम की तरफ से अवामिल की खिदमात, जैसा कि एरो के निशान से ज़ाहिर हो रहा है, कारोबारी इदारों को बहम पहुंचाई जाती हैं और कारोबारी इदारे इन अवामिल को उनकी खिदमात के मुआवज़ों की सूरत में, यानी ज़मीन, मेहनत, तंजीम और सरमाए को लगान, उजरत, सूद और मुनाफे की सूरत में जो भी रकूमात अदा करते हैं, जो भी आमदनी उनको अदा करते हैं, वो अवामल की आमदनी का बाइस बनती है। कारोबारी इदारे इन अवामल को इस्तेमाल में लाते हैं और उनसे अशिया और खिदमात की मिकदार को पैदा करते हैं, यानी अशिया और खिदमात को पैदा करते हैं और उसको मार्केट में आवाम के लिए फ़रोख्त के लिए भेज देते हैं, जैसा कि एरोज़ के निशान से आपको नज़र आ रहा है। आवाम इन अशिया और खिदमात को ख़रीदती है और अशिया और खिदमात की कीमतों की सूरत में रकूमात कारोबारी इदारों को अदा कर देती है। इस तरह से अवामिल को जो भी रकूमात अपने मुआवज़ों की सूरत में जो भी आमदनी हासिल होती है, वो अशिया और खिदमात की कीमतों की सूरत में कारोबारी इदारों को वापस चली जाती है और कौमी आमदनी का एक दायरी बहाव शुरू हो जाता है, जो कि डायग्राम के ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से से जाहिर है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम डायग्राम का ऊपर वाले हिस्से को गौर से देखें तो ये आमदनियों के मजमूए के तहत कौमी आमदनी की पैमाइश को जाहिर करता है और डायग्राम का निचला हिस्सा जो है वो पैदावार के मजमूए के तहत कौमी आमदनी को जाहिर करता है। बस ये साबित हुआ कि आप कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त मुनासिब एहतियातों को मद्देनज़र रख लें तो चाहे किसी भी तरीके से आप इसकी पैमाइश कर लें, उससे हासिल होने वाले अदाद व शुमार आपस में बराबर होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा।
اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔